Hello friends, welcome to Crack Science. I am Rimpi Pandey. Today's our topic is previous year question paper. हम लोगों ने UGC नेट के RBSc स्कूल लेक्चरर के काफ़ी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए। या इससे क्या पता चलेगा कि कैसे पेपर, मैं बार बार यही बताती हूँ कि पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पढ़े तो हम लोग रहते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हमारे कुछ जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें 24 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका था। आगे देखते हैं 25th नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। 25th नंबर क्वेश्चन, Fabric woven in lino weave are sheer but durable for its construction। जो लिनो वीव की बुनाई होती है, लिनो बुनाई होती है, वो पतले कपड़े के लिए होती है, एकदम झिन्ने कपड़े बोलते हैं जिसको, पतले कपड़े में होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट। शेयर मीन्स होता है एकदम ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, पारदर्शी चीज फैब्रिक में होती है, बट ड्यूरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या कह रहा है, मजबूती भी होती है। मतलब जो लिनो वीव की बुनाई होती है वो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक पे होती है, और ये क्या होती है, मजबूत भी होती है, ड्यूरेबल भी होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये चीज क्या है, सही है। हाँ, मतलब क्या होता है कि लिनो वीव, आप लोग लिनो वीव आप देख लें, मॉस्किटो नेट में हुई रहती है, मॉस्किटो नेट में लिनो वीव हुई रहती है। शेयर भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, और क्या होता है, मजबूत भी होता है। तो फर्स्ट इज राइट। सेकेंड रीजन क्या है, इन लिनो वीव ईच फिलिंग यार्न इज एनसर्कल्ड बाय 2 वार्प यार्न ट्विस्टेड अबाउट ईच अदर। लिनो वीव में क्या होता है, जो फिलिंग यार्न होता है, वेप्ट यार्न बोलते हैं, बाना बोलते हैं, 2 वार्प यार्न पे इन सर्कल, मतलब 2 वार्प यार्न पे सर्कल करता है, मतलब घुमाता है। ट्विस्टेड अबाउट इधर, एक दूसरे पे 2 बार घुमाता है। मतलब लिनो वीव का रहा जो फिलिंग यार्न होता है, बाना जो होता है, ताने पे 2 बार रैप होता है। बिल्कुल सही बात है, ये 2 बार ही रैप होता है। तो आप लोग कभी मॉस्किटो नेट देखना, तो यहाँ पे होता है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। हिंदी में क्वेश्चन दिखा दे रहे थे, पूछ रहा था लिनो बुनावट में बुने कपड़े पारदर्शक होते हैं परंतु अपनी बुनावट के कारण टिकाऊ होते हैं। सही। लिनो बुनावट में प्रत्येक भराई धागा तो ताने धागे से जो एक दूसरे के साथ सम्मिलित है उनके बीच से जाता है। सही बात है, दोनों सही है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर इज एट हिज बेस्ट व्हेन हिज हेड, चेस्ट एंड पेल्विस आर अलाइंड इन स्ट्रेट लाइन। क्या पूछ रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, मतलब किसी वर्कर की जो क्षमता होती है सबसे ज्यादा अच्छी कब होती है, जब वर्कर इज द बेस्ट व्हेन हिज, उसका सिर, उसका धड़, उसका पेल्विस एक अलाइंड, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होता है। सही बात है, ये तभी होता है जब वो स्ट्रेट लाइन में होता है। नेक्स्ट है, सही बात है कि जो, मतलब अगर हेड भी सही है, चेस्ट भी है और पेल्विस भी एकदम स्ट्रेट लाइन में अलाइंड में होता है, मतलब पोस्चर में होगा, तो उसकी कार्य की क्षमता बढ़ जाती है। सही बात है। द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज द बेस्ट एज हिज बॉडी वेट आर अलाइंड टुगेदर व्हिच कुड बी ड्यू टू टर्क्यू। मतलब जो धड़ है उसके हिसाब से जो व्यक्ति है वो झुका हुआ है, अलाइंड है, तो उसकी कार्य की क्षमता अच्छी होगी। गलत। अगर कोई चीज, हिंदी में देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला तो एक कार्यकर्ता की कुशलता उस स्थिति में अति उत्तम होती है जब उसका शीर्ष, वक्षस्थल और श्रेणी प्रदेश का संरेखण एक सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट रीजन क्या कह रहा है, कार्यकर्ता की कुशलता उत्तम होने के कारण कि उसके शारीरिक वजन इकट्ठे संरेखित होते हैं, जो ऐंठन के कारण हो सकता है। गलत है, ऐंठन की वजह से नहीं हो सकता शारीरिक वजन इकट्ठे संरेखित होता है। तो ये है ए इज राइट एंड आर इज गलत। 27 नंबर क्वेश्चन,
जन्म पर लिंग अनुपात कन्याओं के विरुद्ध भेदभाव तथा घृणात्मक अपराध है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या का सूचक है। सही बात है। जन्म लिंग अनुपात कन्याओं के विरुद्ध भेदभाव तथा घृणात्मक अपराध जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या का सूचक है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कन्या भ्रूण, इस चीज का एग्जाम्पल है। सही बात है, भेदभाव घृणात्मक अपराध होते हैं। रीजन क्या कह रहा है, जेंडर समता को कम विषम लिंगी अनुपात की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। जेंडर समता को मतलब जेंडर अनबायस्ड को कम विषय लिंग पे अनुपात की प्रवृत्त करना चाहिए। सही बात है, कम अनुवृत्ति क्या बोलते हैं, कम प्रवृत्ति करना चाहिए। सेक्स रेशियो एट बर्थ एज इंडिकेटर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन एंड हीनियस क्राइम्स सच ए फीमेल फोर्टिसाइड। ट्रू। रीजन जेंडर इक्विटी शुड लेड टू सेक्स रेशियो बीइंग लेस स्क्यूड। ट्रू। 28 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा इज द लोएस्ट रेंज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ग्राम सभा जो है विकेंद्रीकरण का सबसे निचला स्तर है। पूछ रहा है ग्राम सभा जो होता है वो लोएस्ट मतलब सबसे निचला स्तर होता है विकेंद्रीकरण सरकार का या विकेंद्रीकरण सिस्टम का। ये क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, जो ग्राम सभा होता है सबसे लोएस्ट होता है। रीजन क्या कह रहा है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एट विलेज लेवल। क्या कह रहे हैं, जो पंचायती राज संस्था है वो जो रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसका नियोजन करता है और उसको लागू भी करता है, गांव के लेवल पे करता है पंचायती राज। सही है, पंचायती राज का काम ही यही है कि गांव के लेवल पे प्लानिंग करे, उसको एग्जीक्यूट करे। तो सी ऑप्शन इज राइट, बोथ ए एंड आर इज राइट। मैं इंग्लिश में ही डिक्टेट कर रही हूँ, फिर यहीं पे हिंदी में समझा दे रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई हिंदी इंग्लिश का इशू होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई दिक्कत हो रही होगी या हिंदी इंग्लिश में। तो नेक्स्ट, एडगार डेल, अ कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज अ टूल फॉर द प्लानिंग द यूज ऑफ ऑडियोविजुअल एड। एडगार डेल ने दिया है, ये इनका ये थ्योरी है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों का संकुल। इज अ टूल फॉर प्लानिंग मतलब एक टूल है प्लानिंग करने के लिए। क्या चीज, ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य सामग्री की योजना का यूज करने के लिए एक ऐड होता है। ये ट्रू है, सही है, जो ये क्या होता है, एक ऐड ही होता है। रीजन क्या है, it classify the audiovisual method and materials on the basis of extent of learner participation in teaching learning process. It classify audiovisual method and materials on the basis of extent learner participation in teaching learning process. क्या कह रहा है कि जो ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये श्रव्य दृश्य विधि का और उसके जो मटेरियल्स होते हैं उनके बेस पे जो लर्नर होते हैं, जो अधिगम करता होते हैं, वो उनके पार्टिसिपेशन मतलब वो जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में होता है। हाँ, उन्हीं के प्रोसेस में जो लर्नर होते हैं उन्हीं के आधार पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो होता है उन्हीं के आधार पे क्या करते हैं, ये ऑडियोविजुअल एड मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें दोनों सही हैं, तो दोनों ऑप्शन किसमें जा रहा है, ए जा राइट आंसर, बोथ। नेक्स्ट 30 नंबर हिंदी में दिखा आपको सब एक बात है, ग्राम सभा विकेंद्रित शासन नहीं था। एडगार डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव का श्रवण दृष्टि सामग्रियों का उपयोग का नियोजन करने लिए एक उपकरण है। सही है, यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में लर्नर की सहभागिता की सीमा के आधार पर श्रवण दृष्टि की पद्धतियों तथा सामग्रियों को वर्गीकृत करता है। ट्रू। 30 नंबर क्वेश्चन, द हाइपोथेसिस दैट द रिसर्चर पुट्स टू टेस्ट कॉल्ड नल हाइपोथेसिस।
क्या कह रहा है कि जो हाइपोथेसिस होती है, जो रिसर्चर क्या करता है, पुट करता, मतलब रिसर्चर रखता है अपने टेस्टिंग में, रिसर्चर जो यूज करता है हाइपोथेसिस को, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ट्रू, सही है। जो रिसर्चर अब यूज करता है अपने रिसर्च करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है द अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ओनली नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्या कह रहा है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाती है। सही बात है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, ओनली। ओनली नहीं होता है कि अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट तभी होगी जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ये यहाँ पे इसका जो है, इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का, बी जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट समझ लीजिएगा, रिसर्च का क्वेश्चन है, जो हिंदी में भी एक्सप्लेन कर, यह प्राक कल्पना जिसे शोधकर्ता प्राक कल्पना का परीक्षण करता है, सुन प्राक कल्पना है। ट्रू, वैकल्पिक प्राकल्पना तभी स्वीकार की जाती है जब शून्य प्राकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। ट्रू बट आर इज नॉट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। ये असर्टेन रीजन के क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, थोड़ा समझने की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, तो बोर मत होइएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ पीनट बटर इन द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब पूछ रहा है कि पीनट बटर बनाने का सही स्टेप क्या है। पहला, ग्राइंड द पीनट टू अ फाइन पाउडर। सेकेंड ऑप्शन, रोस्ट द पीनट एंड रिमूव द स्किन। सी, बीट मिक्सचर टिल क्रीमी टेक्सचर। Fourth, add small amount of melted ghee and pinch of sugar and salt. Transfer the content to a sterilized jar. हिंदी में थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आई थिंक आप लोग जिनको थोड़ी दिक्कत होगी वो समझ लेंगे। पहला है, मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम लगाएं। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बी ऑप्शन इज राइट है इसका। अच्छा, भी समझा रही हैं आप लोगों को। मूंगफली को पीसकर, पहले इसमें है सबसे पहले क्या करते हैं, मूंगफली को भूनो और छिलका उतारो। सबको पता होगा सबसे पहले क्या करेंगे, मूंगफली की जब भूनी जाएगी छिलका उतारते हैं। नेक्स्ट है, एक मूंगफली को पीसकर बारीक पाउडर बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में पिघलाकर घी और चुटकी भर चीनी को नमक मिलाना है उसमें। फिर मिश्रण को फैटो जब तक फेंटना है जब तक उसकी संरचना में कोई परिवर्तन ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या करता है, मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबिन में डाल देते हैं। ये हो गए स्टेप। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले विटामिन B12 है की मात्रा को घटते हुए क्रम में लगाइए। मतलब B12 की मात्रा जो है वो घटते हुए क्रम में लगाना है। तो किसमें होता है B12। अरेंज द फॉलोइंग फूड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विटामिन B12 भी था कंटेंट। पहला, लीवर में है, मटन में है, फिश में है, मिल्क में। ऑप्शन में देखते हैं। पहला सबसे ज्यादा घटते हुए क्रम की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा B12 किसमें कम होता है, और B12 किसमें होता है, या तो मिल्क में वेजिटेरियन डाइट के लिए, या तो मिल्क में होता है, या तो नॉन वेजिटेरियन को मिलता है विटामिन B12। वेजिटेरियन को ओनली एक ही सोर्स होता है, मिल्क होता है B12 के लिए। तो घटते हुए क्रम में करना है, तो सबसे कम जो होता है वो किसमें होता है, फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर
मतलब घटते सबसे ज्यादा पहले लिखा जाएगा, फिर कम वाला लिखा जाए। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो सबसे पहले ज्यादा वाला लिखते हैं, फिर कम वाला लिखते हैं। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो सबसे पहले कम वाला लिखेंगे और ज्यादा वाला क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा पहले लिखें। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, लीवर में होता है, मटन में होता है, फिश में होता है या मिल्क में होता है। तो सबसे डिक्रीज या सबसे कम जो होता है, सबसे ज़्यादा किस में होगा, वो होता है सबसे ज़्यादा होता है लीवर में, सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। उसके बाद जो होता है विटामिन B12 वो होता है फिश में, फिर उसके बाद होता है मटन में, क्योंकि नॉन वेज में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 होता है। उसके बाद होता है फोर्थ में। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। गिव द करेक्ट, आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को समझ में। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन फॉर्मल बिड बाइंग इन फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन। क्या पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए, स्टेप बताइए जब फॉर्मल बिड बाइंग करते हैं फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन में। देख लीजिए हिंदी में भी, खाद्य सेवा के संस्थानों में औपचारिक बिड बाइंग का सही अनुक्रम दीजिए। वही है ऑप्शन में। पहला बिन रेस लिखें, परचेज ऑर्डर बनाएं, जरूरतों को पहचानिए, कॉन्ट्रैक्ट को प्रदान करना, बिड के लिए आग्रह एंड बिड की जांच। अच्छा, हम जो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको समझाने में दिक्कत होगी, बट अगर पेपर ये असर्टेन रीजन के सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि मैं पहले से पेपर को ऐसा नहीं है कि पहले से देख के बना के रखा है, मैं सॉल्व करा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक चीज़ की इसकी गारंटी है कि जो आंसर की बताई जा रही है वो ऑफिशियल आंसर की है। इस चीज़ की गारंटी ऑफिशियल आंसर की है। ये यूजीसी नेट के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर बाय मिस्टेक अगर गलत हो जाता है कि बोलने में या बताने में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट होता है। बट यहाँ पे कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल आंसर की है। क्या है, राइट स्पेसिफिकेशन, डेवलप परचेज ऑर्डर, आइडेंटिटी नीड्स, अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट, इशू बिड, रिक्वेस्ट एंड इवैल्यूएट बिड। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ की अगर खरीदारी करते हैं, इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदारी करेंगे, फॉर्मल बिड बाइंग में क्या होता है, औपचारिक में, उसमें सबसे पहले किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी करते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नीड, उसकी आवश्यकता क्या है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने आवश्यकता समझ लिया, फिर क्या करते हैं, राइट स्पेसिफिकेशन, उसके मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन उसका लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, डेवलप परचेज ऑर्डर, फिर क्या करते हैं, डेवलप परचेज मतलब फिर क्या क्या खरीदना है उसका क्या करता है, एक ड्राफ्ट बना लिया। फिर क्या करते हैं, फिर इशू बिड, रिक्वेस्ट एंड इवैल्यूएट बिड। फिर जब क्या कहते हैं कि एक रिक्वेस्ट करते हैं और उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। फिर क्या कर देते हैं, अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। हिंदी में दिखा दीजिए था, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन इन अपैरल इंडस्ट्री। करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसकी, प्रोडक्शन इन अपैरल इंडस्ट्री में। वस्त्र के जो निर्माण होता है, वस्त्र इंडस्ट्री में जो निर्माण होता है उसका सीक्वेंस बताना है, उसका क्रम बताना है। क्या होता है, पहला पूछ रहा है मार्कर होता है, सेकंड बंडलिंग, थर्ड ग्रेडिंग, फोर्थ प्रोडक्शन पैटर्न, फिफ्थ कटिंग, सिक्स्थ असेंबलिंग। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले जब करते हैं मार्कर, बिल्डिंग, ग्रेडिंग, प्रोडक्शन पैटर्न, ये आप लोगों को देखने की, याद करने की ज़रूरत है। ऐसे आपने तुक्का नहीं मार सकते कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। इसीलिए ये आप लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आपको समझने की भी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्शन पैटर्न तैयार करते हैं। प्रोडक्शन पैटर्न पे काम करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं। उसके बाद फिर क्या काम करते हैं, ग्रेडिंग पे काम करते हैं। मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ तो आप लोगों से क्या होगा, क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं।
ग्रेडिंग करने मतलब छांट लेते हैं उसको, 1 नंबर 2 नंबर के, 1 साइज का है, 2 साइज का है, 3 साइज का है, ऐसे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मार्कर लगाते हैं कि मार्किंग कर देते हैं कि कौन सा सेक्शन किस सेक्शन में जाएगा। उसके बाद फिर करते हैं कटिंग, जैसे कि स्लीव की यहाँ मार्कर में क्या था कि स्लीव वाला अलग रख दिया, फ्रंट का अलग रख दिया, बैक का अलग रख दिया, ये चीज़ यहाँ पे था। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कटिंग जब हो जाती है तो क्या करते हैं, उसका बंडल बनाते हैं। आप लोगों ने टेलर क्या देखो ना, तो कटिंग करके स्लीव का अलग पोर्शन रख दिया और फ्रंट का अलग रख देते हैं, बैक का अलग, तो उसी की क्या करते हैं, बंडलिंग कर दी। बंडलिंग करने के बाद क्या करते हैं, असेंबल कर देते हैं, उसका क्या कहता है, समायोजन कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं, मतलब कि सारे एक, जैसे एक सूट की कटिंग किए हैं तो उसको पूरे में एक सेट में रख देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला 4th नंबर पे क्या था, फर्स्ट, 4th नंबर पे फर्स्ट, 4th यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, राइट। मैं यहाँ अब इतना ऑप्शन पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपको यहाँ समझ रही हूँ, आप लोग समझ लेंगे तो ये आप लोग ऐसे ही लगा लेंगे। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रिपरेटरी प्रोसेस फॉर कॉटन फैब्रिक। क्या पूछ रहा है कि अरेंज करो, जो ऑप्शन दिए हुए एक ऑर्डर में, प्रिपरेटरी प्रोसेस फॉर कॉटन में, कॉटन की तैयारी, शुरुआती तैयारी जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ऑप्शन में है कॉटन की शुरुआती तैयारी कैसे कहते हैं, उनका ऑर्डर लिखना है। मैं हिंदी में इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पहला है स्कोरिंग करते हैं, या ब्लीचिंग करते हैं, या मर्सराइजिंग करते हैं, या स्निचिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो करते हैं वो करते हैं, मतलब जो कॉटन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इसमें करते हैं स्निचिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्निचिंग करते हैं। स्निचिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, स्काउरिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, मर्सराइजेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहाँ है, पहला 4th है स्निचिंग, ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। अब समझा देते हैं स्निचिंग क्या होता है। स्निचिंग में क्या करते हैं, जो फाइबर के छोटे छोटे एंड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग करते हैं सारे गंदगी को, उसके डार्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर ब्लीचिंग आप लोगों को पता है कि ब्लीच कर देते हैं केमिकल से, उधर सफ़ेद मतलब जो भी स्पॉट या स्टेन है या कलर रिड्यूस करने के लिए, कलर हटाने के लिए क्या करते हैं, शाइनिंग लाने के उसके लिए क्या करते हैं, ब्लीच कर देते हैं। मर्सराइजेशन आप लोगों को पता ही है, कॉटन में किया, सेल्यूलोजिक फैब्रिक या सेल्यूलोजिक फाइबर में किया जाता है, मेनली कॉटन में करते हैं, जनरली कॉटन में करते हैं। और इसके मर्सराइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या करने का होता है, लस्टर, चमक इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रेंथ भी हो जाता है, डाइबिलिटी भी ज़्यादा, डाई जो होता है पेनिट्रेट भी बहुत अच्छे से कर जाता है। मर्सराइजेशन के इम्पोर्टेंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लान टू बी प्रिपेयर्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, किस चीज़ का करेक्ट मतलब सीक्वेंस क्रम बताना है। प्लान्स टू प्रिपेयर्ड व्हाइल प्लानिंग, जब हम प्लानिंग करते हैं, जब किसी घर की रेजिडेंशियल मतलब रहने योग्य घर की बनाने की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो जो प्लान प्रिपेयर करते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं। इसमें सबसे पहले पहला पूछ रहा है फ्लोर प्लान, लैंडस्केप प्लान, सर्विस लेआउट, क्रॉस सेक्शन, एलिवेशन, पर्सपेक्टिव प्लान एंड साइट प्लान। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे करके तोड़ के इधर उधर करके कहीं ना कहीं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, पूछते ही हैं। मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजनाओं का सही क्रम बताइए। पहला है फर्श योजना, भू आकृति योजना, सर्विस लेआउट, अनुप्रस्थ परिच्छेद, उत्थापन, परिप्रेक्ष्य योजना एंड स्थल योजना। चलिए देखते हैं, वहाँ पे आप लोग मैच कर दीजिएगा, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जो काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं साइट प्लान।
सबसे पहले क्या करते हैं, साइट प्लान। मान लीजिए कोई हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, समझाते भी है थोड़ा आपको, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना, घर रहने योग्य घर बना रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पे जाके साइट विजिट करेंगे ना, साइट प्लान बनाएंगे कि क्या है, कितने एरिया में आपका है, कितना सेक्शन है, कितने स्क्वायर फीट में है, या कैसे आके प्लान करेंगे। यहाँ पे ये क्या होता है, साइट प्लान होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, साइट प्लान बनाने के बाद फिर बनाते हैं फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान मतलब होता है कि जो अब पूरे ग्राउंड का जो जमीन मिली है, जो साइट प्लान था, मान लीजिए 20 बाई 20 स्क्वायर का आपका मिल गया। अब 20 बाई 20 स्क्वायर साइट प्लान में, तो अब ये फ्लोर प्लान हो गया 20 बाई 20 स्क्वायर में। अब आपका ये फ्लोर हो गया 20 बाई 20। अब इसमें आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर करते हैं इसमें सर्विस लेआउट करते हैं। फिर क्या करते हैं, सर्विस लेआउट करते हैं कि उसकी क्या क्या से, कहाँ पे पानी है, कहाँ से पानी ले सकते हैं, कहाँ पे गार्बेज बना सकते हैं, ये सब चीज़ें उसकी सर्विस लेआउट तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस उसका परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हर एक चीज़। क्रॉस एक तरीके ना क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एक एक पार्ट में करके पार्ट को देखते हैं। पहले तो यहाँ फ्लोर प्लान कर लिया था, अब ये देख लिया कि ड्राइंग रूम कहाँ बनेगा, डाइनिंग हॉल कहाँ बनेगा, बेडरूम कहाँ पे होगा, एक एक पार्ट ये क्रॉस सेक्शन में चेक कर रहे हैं। फिर उसके मतलब करते हैं। फिर उसके बाद है क्या कर लिया, क्रॉस सेक्शन कर लिया। फिर उसके बाद करते हैं एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है। यहाँ पे हिंदी में कुछ टर्म बता रखा होगा, वैसे एलिवेशन के यहाँ पे मतलब क्या होता है, जोड़ना ही होता है। 36 क्वेश्चन में एलिवेशन मीन्स बोला है उत्थापन या परिप्रेक्ष्य योजना। हिंदी तो और ही डिफिकल्ट है, ऐसे तो हो जाएगी। एलिवेशन मीन्स उत्थापन या, क्वेश्चन कहाँ हो गया, ये रहा। एलिवेशन मीन उत्थापन होता है, वो जोड़ने की कि मतलब आप अब वो क्या करें, जितने पार्ट्स बनाए थे, अब मान लीजिए यहाँ डाइनिंग हॉल यहाँ होगा, बेडरूम यहाँ होगा, अब उस चीज़ को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान बनाते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान जो होता है ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म, मतलब क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान होता है। अब पर्सपेक्टिव प्लान में लॉन्ग टर्म प्लान का ये मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा काम इसी पे होता है, क्योंकि अब ये आपको गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी। आपने ले आउटसाइड में फ्लो प्लान इतना बना के रखा है, आप गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे तब आपके घर बनेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्लान में होता है कि बना बनाया आपका घर रेडी है, बस उस पर क्या आता है, मटेरियल यूज करना है। अब फिर इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, ये भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, फर्स्ट बी सी डी में दोनों में आ रहा है। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, थर्ड बी सी में मैच कर रहा है। फिर कौन सा है, फोर्थ इसमें भी मैच कर रहा है। फिर फिफ्थ देखते हैं सेकेंड एंड हमारा। फिर उसके बाद कौन सा सही था, लैंडस्केप। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ में। उसके बाद इसके बाद फोर्थ के बाद आता है यहाँ पे लैंडस्केप की प्लानिंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 4 के बाद यहाँ लैंडस्केप की प्लानिंग कर लेते हैं, मतलब गार्डन वार्डन कहाँ पे रहेगा। फिर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 7। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है सी राइट आंसर। मैच कर लीजिएगा आप लोग, समझा दिया ये। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ईयर इनएक्टमेंट ऑफ द लॉ मोस्ट रिसेंट टू ओल्डेस्ट। मतलब जो ये ईयर दिए गए हैं ऑप्शन में, उनको जो लोग कानून कब आया था, ये फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया था, कौन पहले आया था कौन बाद में। तो ये पूछ रहा है रिसेंट टू ओल्डेस्ट, मतलब जो नए हैं और जो पुराने हैं, नए से पुराने की ओर जाना है। तो अब देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन एक्ट। अब तो सबसे पहले हमको इनके ईयर पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले इसमें अब याद होना चाहिए कौन कौन से। तो फैक्ट्री एक्ट आया था, ये आया था 1948 में। प्लांटेशन एक्ट कब आया था, ये आया था 1951 में।
बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन, ये हुआ था 1976 में। ये है फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ये होता है 1986 में। इसमें क्या पूछा है कि रिसेंट मतलब अभी जो सबसे लास्ट में जो हुआ था पुराने पे जाना है। तो इसमें 48, 51, 76, 80 सबसे पहले बड़ा कौन इसमें जा रहा है 86। तो डी ऑप्शन कौन सा राइट है? सी में भी है, डी बी में है, डी में भी है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा जाना चाहिए? सी जाना चाहिए। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, मतलब DCBA, DCBA, डी ये रहा बी ऑप्शन है राइट आंसर, DCBA। ये याद कर लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे 1980, ये फोर्थ ऑप्शन है। 38 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्सटेंशन एफर्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन। अरेंज करना है, ऑर्डर का अरेंज करना है गवर्नमेंट एक्सटेंशन एफर्ट इन द क्रोनोलॉजी, मतलब एक क्रम में जो शुरुआत में सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो योजना लॉन्च की थी कौन सी पहले आई हुई थी। इसमें भी वही बात है, जब तक आपको ईयर नहीं पता होगा आप ऑर्डर में नहीं लगा पाओगे, मतलब शुरुआत से लेके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है। चलिए देखते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? लैब टू लैंड प्रोजेक्ट कब आया था? एंड कृषि विज्ञान केंद्र कब आया था? पहले आप आई थिंक आप लोगों को ये ईयर पता ही होगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो आया था ये आया था 1948 में। कौन दिया था? अल्बर्ट मेयर ने, अल्बर्ट मेयर जी ने दिया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? ये आया था 1952 में। लैब टू लैंड प्रोजेक्ट कब आया था? लैब टू लैंड प्रोजेक्ट आया था 1979 में। कब हुआ था? जब ICR क्या था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICR का जो ये इन्होंने अपना जब गोल्डन जुबली मनाया था, क्या मनाया था? गोल्डन जुबली जब मनाया था तब ये लैब टू लैंड प्रोग्राम लॉन्च किया था। फिर KVK कब आया था? कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में, 1974 में। तो अब यहाँ पे मैच करते हैं कि ऑप्शन में क्या सही जाएगा। तो पूछा था ऑर्डर इंसेप्शन शुरुआत से लेके किसकी हुई, तो सबसे पहले जो हुआ इसमें आ रहा है सबसे कम जिसकी है 48 की है, फिर 50 मतलब नंबर 1 पे ये होगा, नंबर 2 पे बी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 3 नंबर पे ये होगा, 4th नंबर पे सी होगा। यहाँ पे ईयर वाइज में देख रही हूँ तो पहला ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, डी में मैच कर रहा है, फिर उसके बाद बी होना चाहिए, 20 में भी मैच कर रहा है। फिर लैब टू लैंड पहले आएगा या KVK आएगा? तो सबसे पहले KVK आएगा, फिर लैब टू लैंड आएगा। तो ए इज राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर अभी 38 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो भी डिटेल्स में है, तो डिटेल में ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप नंबर आप क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि कितने कम क्वेश्चन सॉल्व में। यहाँ पे देखिए कितने डिटेल्स में चीज़ों को हम समझे हैं। यही क्वेश्चन एक एक ऑप्शन से बन के आपके दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।